हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जो कि बच्चों की पहली पसंद होती है। यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो इस जो क्लास है ना, इसको पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन हिंदी। हिंदी में देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्यों वाक्यों में हमें ज्ञात होता है, ठीक है, कि कोई कार्य या घटना समय समय पर, सामान्य रूप से या अनिश्चित समय पर, ठीक है, घट रही है या घटती है। क्या हो रहा है उस समय, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे रोहन गाना गाता है, बरसात होती है, तुम बाजार जाते हो, मैं पत्र लिखता हूँ। इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। उपर्युक्त वाक्यों में यह ठीक से ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि उसमें कार्य समाप्त हुआ या नहीं, या कार्य अभी भी चल रहा है, या कार्य समाप्त हो चुका है, या किसी लंबे समय से कार्य चला आ रहा है। अतः उपर्युक्त वाक्यों की घटना जो है ना, अनिश्चित है, वह सिर्फ समय समय पर होती है। इस प्रकार के वाक्यों का यहाँ पे प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। अब हेडिंग डालोगे आप लोग, एक पेन और पेपर हाथ में लेके बैठिएगा, एक एक हेडिंग को अपनी कॉपी पर नोट डाउन करते जाइएगा, तभी आपका भला होने वाला है। यदि आपको क्लास पसंद नहीं है तो इसको डिसलाइक करके छोड़ जाइएगा, लेकिन पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखें। हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में जो होता है ना, ता है, ती है, ते हैं, ठीक है, हूँ आदि शब्द आते हैं। ऐसे हिंदी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं, ठीक है। कैसे वाक्यों के लास्ट में ये सब आएगा, किस प्रकार से हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग चले आते हैं आगे सीधा अपने टेंसों के ऊपर, ठीक है। तो जो क्रिया देखेंगे उसमें ता है, ती है, ते है, हूँ के साथ इत्यादि शब्द जुड़े होते हैं। आगे टेंस देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं तो मुख्य क्रिया किसे कहा जाता है। मुख्य क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया मेन वर्ब की फुल फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वर्ब का अर्थ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, जैसे गो, रन, ठीक है, ईट, जंप, काउंट आदि वर्ब हैं, ठीक है। और सहायक क्रिया किसे कहा जाता है, इसके ऊपर भी फोकस डाल देते, फिर आगे चलते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। तो सहायक क्रिया को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब है का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में डू तथा डज, डू अथवा डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन नकारात्मक वाक्य निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू अथवा डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। डज का प्रयोग सिंगुलर, और डज होता ना, डज का प्रयोग सिंगुलर कहें तो एक वचन कर्ता के साथ, और डू का प्रयोग प्लूरल कहें तो बहुवचन कर्ता के साथ करते हैं। कब करते हैं आगे देखेंगे। और एस तथा ई एस, काफ़ी बच्चों की जो गलतियां होती है ना सीखने में, यहीं पे होती हैं कि सर हम लोग डू और डज का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, और साथ ही साथ यस ई एस कहाँ पे लगाएंगे। सर चलिए सारा का सारा कंसेप्ट इसी में समझ में आएगा। तो सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिंपल टेंस बनाएंगे उसमें डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन की फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद यदि एक वचन होगा ना तो एस अथवा ई एस लगा के फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। साथ ही साथ बहुवचन होगा तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते, ई एस नहीं लगाते हैं। जिन वर्ब के अंत में क्या निकलेगा, ओ, यक्स, जेड, यस, यस, ठीक है, यस यस, सी एच, यस यस आदि शब्द आते हैं, वहाँ पे यस अथवा ई एस जोड़ा जाता है। बस यही मेन पॉइंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, कहाँ पे एस ई एस का प्रयोग लगाते हैं और कहाँ पे नहीं लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे।
कहा गया है वर्ब के अंत में यदि कंसोनेंट प्लस बाई आए तो क्या करेंगे, जिससे फ्लाई फ्लाई में बाई आए ना, बाई को हटा देते हैं, ठीक है, फ्लाइस कर देते हैं। जब जब ई एस तथा एस जोड़ेंगे तो वहाँ पे बाई को रिमूव कर देते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या नया है। तो नई चीज़ को देखते हैं। आप कुछ यहाँ पे दे रखे हैं एक वचन, क्या दे रखा है, एक वचन और बहुवचन। यहाँ पे एक वचन के वाक्य देखेंगे और यहाँ पे बहुवचन के वाक्य देखने वाले हैं। जैसे ही रन्स, वह दौड़ता है। यू रन, यहाँ पे ये ई एस अथवा एस का प्रयोग नहीं किया गया। तुम दौड़ते हो, बहुवचन है और ये एक वचन है, एक वचन और बहुवचन। सी ईट्स, वह खाती है, यहाँ पे दे प्ले, वे खेलते हैं। बरसात होती है, इट रेन्स, दे प्लेड, वे खेलते हैं। आई प्लेड, मैं नाचता हूँ। द गर्ल्स सिंग, लड़कियाँ गाती हैं, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है रोहन प्ले, रोहन खेलता है। द गर्ल डांसेस, लड़कियाँ नाचती हैं। द बॉय रीड्स, लड़के पढ़ते हैं, बच्चा पढ़ता है। आगे दे रखा है एक आदमी यहाँ आता है। यह मैन कम्स हेयर, एन ऑल फाइल्स हेयर, एक उल्लू वहाँ उड़ता है, ठीक है। द टीचर टीच, अध्यापक पढ़ाता है। यहाँ पे बहुवचन में देखते हैं द बॉय रन, लड़के दौड़ते हैं। द बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। राम एंड श्याम स्टडी, राम और श्याम पढ़ाई करते हैं। दे बॉय एंड दे बॉयज, दीज बॉयज मेक्स ए नॉइस, हाँ तो यहाँ लड़के शोर मचाते हैं। दोज बॉय रन, वे लड़के दौड़ते हैं। तो इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने देखा। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, वह बाजार जाता है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। आइए कलर चेंज। सबसे पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद में जो भी शब्द बच जाए उसको लिख देते, ना बचे तो ऑब्जेक्ट पे ही छोड़ देते हैं। वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। अगला है राम आम तोड़ता है। राम प्लक्स द मैंगो, तुम गाना गाते हो, यू सिंग ए सॉन्ग। तो इस प्रकार के वाक्यों में ऐसे टेंस आ जाते हैं। तो देखते हैं आगे सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, जो कि साधारण या सकारात्मक वाक्य होते हैं उनकी ओर हम लोग देखते हैं। उनको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर एक पे हम लोग सब्जेक्ट को लिख देते हैं, जो कि यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे 5 सिस्टम है, आप देखिए क्या लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख देते हैं, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मैं यहाँ पे जो इसका सूत्र दे रखा है, आप अपनी कॉपी पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद में जो कि वर्ड बच जाता है उसको लिख देते हैं। चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस। वह बाजार जाता है। अब आ गई मेन टेंसों की बात। ही गोज टू मार्केट, जो वह बाजार जाता है एक वचन का टेंस है, इसलिए ई एस लगा मेन वर्ब के अंतर्गत। राम आम तोड़ता है। राम प्लक्स द मैंगो, देखिए यहाँ पे राम की राम होती है, प्लक का मतलब तोड़ना होता है, एक वचन है तो यस का प्रयोग हो गया है, ठीक है। तो प्लक में प्लक्स हो गया, ठीक है। राम आम तोड़ता है। तो चलिए अगले स्लाइड के ऊपर हम लोग आ गए हैं और अगली स्लाइड क्या कहती है और देख लेते हैं। वह कानपुर से आता है। कहाँ से, वह कानपुर से आता है। तो ही कम का मतलब आना, ईएस हो जाता है। ही कम्स फ्रॉम कानपुर, वह कानपुर से आता है। अगला देखते हैं, बरसात होती है। इट रेन्स, बरसात होती है। अगला देखते तुम गाना गाते हो। यू सिंग ए सॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे एस नहीं लगेगा ना ही ईएस। यू बहुवचन के अंतर्गत आता है। बहुवचन क्या होता है, आई बहुवचन होता है, यू बहुवचन होता है, वी ये भी बहुवचन होता है और दे बहुवचन होता है। इत्यादि शब्द बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं, मैं पत्र लिखता हूँ। आई राइट ए लेटर।
क्योंकि आई जो होता है ना बहुवचन होता है। मैं वे मैदान में खेलते हैं। दे प्ले, दे जो होता है बहुवचन होता है। इन द गार्डन, गार्डन का मतलब होता है मैदान, वे मैदान में खेलते हैं। तो अगला देखते हैं, हम उसका इंतजार करते हैं। तो वी, हम जो होता है ना बहुवचन के अंतर्गत आता है। वी वेट का मतलब प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। किसकी? फॉर का मतलब किसकी? हिम, उसकी। ठीक, हिम का मतलब उसका, उसके। वी वेट फॉर हिम, हम उसका इंतजार करते हैं। अगला देखते हैं, तुम्हारे पिता हमें जानते हैं। योर फादर नो अस, अस का मतलब होता है तुम्हारे। योर मतलब तुम्हारे फादर, योर फादर का मतलब तुम्हारे पिताजी। अस नोज का मतलब जानते हैं, किसको? अस माने किसको? हमें। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि बाकी है। वह सुबह टहलने जाता है। ही गोज फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, वह सुबह टहलने के लिए जाता है। तो ये थे ये क्वेश्चन। तो आगे भी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं इसके बाद, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वह अपने शहर में गरीबों की मदद करता है। ही हेल्प्स, एक वचन है तो एस लग गया हेल्प में। द पुअर इन हिज सिटी, ही हेल्प्स द पुअर, वह गरीबों की मदद करता है। इन हिज मतलब अपने शहर में, इन हिज सिटी। वह उसके पिताजी, ठीक, उसके पिताजी 2 घंटे आराम करते हैं। हिज फादर रिलैक्सेस, हिज फादर रिलैक्सेस फॉर 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे उसके पिताजी आराम करते हैं। इस कंपनी को मेरा भाई चलाता है। माई ब्रदर, मेरा भाई, रन्स चलाता है। दिस कंपनी मतलब इस कंपनी को। देखते हैं आगे। वे तुम्हारा अपमान करते हैं। दे इंसल्ट यू। आगे, वह हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ही सेलिब्रेटेड्स इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे का मतलब होता है स्वतंत्रता दिवस, सेलिब्रेट का मतलब मनाना, और एवरी डे का मतलब एवरी ईयर का मतलब प्रत्येक साल। यह लड़का बहुत बहस करता है। दिस बॉय आर्ग्यू, आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना, आर्ग्यूज ए लॉट मतलब बहुत ज़्यादा। आगे देखते, तुम्हारा परिवार तुम पर भरोसा करता है। योर फैमिली ट्रस्टेड यू, ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा करना, यू का मतलब तुम पर। तो देखते हैं अगला भी बाकी क्या कहता है। हजारों लोग मुंबई शहर में नौकरी की तलाश करते हैं। तो थाउजेंड्स का मतलब हजारों ऑफ पीपल लुक फॉर जॉब इन मुंबई सिटी, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए भाषांतर करता हूँ, ठीक है। आई ट्रांसलेट, भाषांतर का मतलब होता है एक भाषा से दूसरी भाषा में उसके लिए व्यवस्था करना। आई ट्रांसलेट फॉर यू। अगला देखते हैं 20 नंबर क्या कहता है। मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। आई एक्सेप्ट योर ऑफर, ठीक है, आप प्रपोजल भी कह सकते हैं। 21 नंबर पे कहता है, अमीर लोग गरीबों से घृणा करते हैं। रिच पीपल हेट द पुअर। देखते हैं आगे 22 नंबर पे, छात्र परीक्षा की तैयारी कड़ी मेहनत से करते हैं। स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर द एग्जाम विद ग्रेट डिफिकल्टी। तो इस प्रकार से एक वाक्य बन जाता है। अगला 23 नंबर पे दे रखा है, वह 2 बजे पढ़ाई करने जाता है। ही गोज टू स्टडी, स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई, गोज का मतलब जाता है। 8 का मतलब किस समय पर? 2 o'clock, 2 बजे, ठीक है। अगला देखते 24 नंबर, मैं इस नगर कभी कभी आता हूँ। आई कम टू दिस सिटी एवरी नाउ एंड देन। तो अगला भी देख लेते हैं क्या कहता है वाक्य। 25 नंबर, सोहन लाल तुमसे मिलने प्रति सप्ताह आता है। सोहन लाल कम्स टू विजिट मी एवरी वीक। तो देखते हैं आगे। ये तो थे अफर्मेटिव सकारात्मक सेंटेंस। अब देखते हैं नकारात्मक सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं। अर्थात नकारात्मक हैं तो निगेटिव वाक्य होते हैं, निगेटिव वाक्य को किस प्रकार से हम लोग डील करते हैं और किस प्रकार से यहाँ पे यूज होने वाला है। तो ये थे आज पहली स्लाइड के। अब देखते हैं
नकारात्मक वाली स्लाइड को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं। 2 नंबर पे क्या करते हैं, उस सब्जेक्ट के बाद निगेटिव सेंटेंस में प्लूरल अर्थात कहें तो बहुवचन के साथ डू नॉट, और एक वचन के साथ डज नॉट। एक वचन और बहुवचन, बहुवचन के साथ डू नॉट, एक वचन के साथ डज नॉट। उसके बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं, और वर्ब का प्रयोग करने के बाद एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें एस तथा ई एस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। उसके बाद में ऑब्जेक्ट कर्म लिख देते हैं, जो कि ये सूत्र दे रखा है, सब्जेक्ट प्लस बहुवचन के लिए डू या डज, ठीक है, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तथा अदर वर्ड, जो भी शब्द बाद में बच जाते हैं उसका प्रयोग करते हैं। तो आइए सीधे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे क्या कहते हैं। राम पत्र नहीं लिखता है, राम डज नॉट राइट ए लेटर, ठीक है। एक वचन था तो डज नॉट, बहुवचन होता तो डू नॉट। उसके बाद में वर्ब, वर्ब की जो लग रखी है, उसके बाद में लेटर, कर्म। वह गाली नहीं देता है, ही डज नॉट अब्यूज। आगे, लड़का झूठ नहीं बोलता है, द बॉय डज नॉट टेल ए लाई। ए लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, टेल का मतलब बोलना, लाई का मतलब झूठ। आगे देखते हैं, मेरा मित्र यहाँ नहीं आता है, माई फ्रेंड डज नॉट कम हेयर। अगला, तुम खाना नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट द फूड। आगे, बच्चा, वह बच्चा दूध नहीं पीता है, डेट चाइल्ड डज नॉट ड्रिंक मिल्क। मिल्क का मतलब दूध पीना, ड्रिंक का मतलब पीना, और मिल्क का मतलब दूध। चाइल्ड का मतलब बच्चा, डेट का मतलब वह। राधा डांस नहीं करती, राधा डज नॉट डांस। आगे देखते हैं, वे झूठ नहीं बोलते हैं, वे झूठ नहीं बोलते हैं, दे डू नॉट टेल ए लाई। वह मेरे साथ विद्यालय नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल विद मी। आगे देखते हैं, मेरे पिताजी संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, माई फादर डज नॉट टीच संस्कृत, ठीक है। अगला देखते हैं, यह शरारती बच्चे मुझे परेशान नहीं करते हैं, दीज नॉटी चिल्ड्रेन डू नॉट डिस्टर्ब मी। आगे 12 नंबर देख लेते हैं, हम सफ़र नहीं करते हैं, वी डू नॉट ट्रैवल। 13 नंबर कहता है, तुम लड़कियों को नहीं चिढ़ाते हो, यू डू नॉट टीच द गर्ल। टीच है ना, इसका मतलब होता है किसी को चिढ़ाना। 14 नंबर देखते हैं क्या कहता है, मैं किसी को धोखा नहीं देता हूँ, आई डू नॉट डिसीव एनीवन। वह 7 बजे अपनी दुकान नहीं खोलता है, ही डज नॉट ओपन हिज शॉप एट 7 AM। राजा के सैनिक चोरों को नहीं पकड़ते हैं, द किंग्स सोल्जर डू नॉट कैच द थीव्स। तो आगे देखते हैं अगली स्लाइड पे। आज हमने यही स्लाइड के अंतर्गत नकारात्मक वाक्यों को देखा, कुछ और नकारात्मक वाक्य उनको भी देख लेते हैं। तो 17 नंबर क्या कहता है, 17 नंबर कहता है, वह किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाता है, ही डज नॉट इन्वेस्ट मनी इन एनी प्रोजेक्ट। मेरा भाई नई कंपनी की स्थापना नहीं करता है, माई ब्रदर डज नॉट वांट टू इस्टेब्लिश ए न्यू कंपनी। तो अगले वाक्य के ऊपर आ जाते हैं। अगला वाक्य कहता है, मेरा भाई नई कंपनी की स्थापना नहीं करता है, माई ब्रदर डज नॉट वांट टू इस्टेब्लिश ए न्यू कंपनी। तो इससे भी अगला क्या कहता है, यह सरकार मंत्रियों को दंडित नहीं करती है, दिस गवर्नमेंट डज नॉट पनिश द मिनिस्टर्स। 20 नंबर पे कहता है, मैं किसी का अपहरण नहीं करता हूँ, आई डू नॉट किडनैप एनीवन। वह अपना सम्मान वह आपका सम्मान नहीं करता है, ही डज नॉट रिस्पेक्ट यू। 22 नंबर क्या कहता है, तुम्हारे मित्र तुम्हें अच्छा नहीं समझते हैं, योर फ्रेंड डज नॉट लाइक यू। और इससे अगला 23 नंबर क्या कहता है, उसके दादाजी सेना में काम नहीं करते हैं, हर ग्रैंड फादर डज नॉट सर्व इन द आर्मी।
सुमित बच्चों को विज्ञान नहीं पढ़ाता है। सुमित डज नॉट टीच साइंस टू द चिल्ड्रेन। आगे 25 नंबर, आपका नौकर सफाई अच्छे से नहीं करता है। योर सर्वेंट डज नॉट डू क्लीनिक्स वेल। और देखते हैं आगे एग्जाम्पल्स निगेटिव के। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अदर का मतलब और भी निगेटिव के सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ निगेटिव ऐसे होते हैं जिसे डू, डज, डू नॉट अथवा डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे वाक्यों में निगेटिव वर्ड का प्रयोग होता है। इन वाक्यों का सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। तो किस प्रकार से होता है, जहाँ पे नहीं डज नॉट, डू नॉट नहीं लगता तो निगेटिव कैसे बनाएंगे। मैं कुछ नहीं जानता, आई नो नथिंग। रोहन कुछ नहीं करता, रोहन डज नथिंग। उसे, तो यहाँ पे नथिंग का प्रयोग हो जाता है। उसे कोई नहीं पढ़ाता, नो वन टीच हिम। आप कभी किसी को परेशान नहीं करते हो। यू नेवर डिस्टर्ब एनीवन। कोई दरवाज़ा नहीं खुलता है, नो बडी ओपन्स द डोर। कोई नहीं लेकिन आप इस पद के लायक हो, नॉन बट यू डिस्टर्ब दिस पोजीशन, डिजर्व दिस पोजीशन। मुझे पता नहीं, आई हैव नो आइडिया। तो इस प्रकार से जिनमें डू डज नॉट नहीं लगता तो वहाँ पे इस प्रकार के चीज़ों का प्रयोग हो जाता है। तो देखते हैं आगे प्रश्नवाचक वाक्य किस प्रकार से आते हैं और कैसे इनका यूज होता है। प्रश्नवाचक वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका हेल्पिंग वर्ब को पहले रखकर, दूसरा तरीके में किसी क्वेश्चन वर्ड को पहले रखकर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो एस नो टाइप क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं। यदि वाक्य में क्या शब्द पहले के प्रारंभ में आया हो तो उसका उत्तर हमेशा हमें हाँ या ना में मिलता है। ऐसे वाक्यों में हिंदी से अंग्रेजी में बनाते समय क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते, उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू अथवा डज रख देते हैं। सबसे पहले उसका सूत्र देखते हैं कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बहुवचन होगा तो डू और एक वचन होगा तो डज। लिखने के बाद सब्जेक्ट लिख देते हैं। सब्जेक्ट को लिखने के बाद वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और फिर भी कुछ वाक्य बच जाते हैं उसको बाद में शब्दों को लिखते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं।